संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और सरकार इस बार 7 अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है। सबसे ज्यादा चर्चा उस बिल की है जिसमें वंदे मातरम का अपमान करना या उनके गायन में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया जा सकता है। इसके अलावा विदेशी चंदे यानी FCRA से जुड़े नियमों को और कड़ा बनाने वाला विधेयक भी लाया जा सकता है। हालांकि लंबे समय से चर्चा में रहा परसिमन विधेयक फिलहाल सरकार की विधायी एजेंडे में शामिल नहीं है। आप सभी की नजरें 20 जुलाई से होने वाले संसद के मानसून सत्र और सरकार के अगले कदम पर टिकी है। भारत ने ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर लंबे रूट पर विदेश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। प्रधानमंत्री ने इसे दुनिया की सबसे लंबी और सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन बताया है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीकी से चलेगी, जिससे धुआं नहीं निकलेगा और केवल पानी की भाप उत्सर्जित होगी। इस पहल के साथ भारत हाइड्रोजन रेल तकनीकी अपनाने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। सरकार का मानना है कि यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का आमरण अनशन लगातार जारी है और उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। वांगचुक ने कहा है कि वह 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहते हैं, क्योंकि इसी दिन उनकी पहल कॉकरोच पार्टी संसद मार्च निकलने वाली है। दूसरी ओर डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि लंबे समय से भूख हड़ताल पर रहने के कारण उनके शरीर में गंभीर कमजोरी आ गई है और आर्गन फेलियर का खतरा लगातार बढ़ रहा है। वांगचुक लद्दाख से जुड़े संवैधानिक और पर्यावरण मुद्दों पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आप सबकी नजर उनकी सेहत और 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च पर टिकी हुई है। देश भर में मानसून का असर एक बार फिर तेज होता दिख रहा है। मौसम विभाग ने उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा के पुरी सहित कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी अगले कुछ दिनों तक झमाझम बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं राजस्थान में फिलहाल मानसून कमजोर है, लेकिन 21 जुलाई से बारिश फिर सक्रिय होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के नए मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। राज्य में 26 जून से अब तक 12 कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिनमें 4 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक सभी मृतकों को पहले से गंभीर बीमारियां थी। वायरस ने नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए 5 सैंपल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV भेजे गए हैं, जहां उनकी जिमोन C वैक्सीन की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि फिलहाल किसी बड़े क्लस्टर या व्यापक संक्रमण के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर निगरानी बढ़ा दी गई और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। उड़ीसा के पुरी रथ यात्रा के दौरान 2 श्रद्धालुओं की मौत के मामले में राज्य सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने कहा है, यह घटना भगदड़ नहीं बल्कि भारी भीड़, लगातार बारिश और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों के कारण हुई है। प्रशासन के मुताबिक करीब 8 से 9 लाख श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा में हिस्सा लिया और पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घटना की जाँच जारी है और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए भीड़ प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा। वहीं इस घटना के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे के दौरान विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। इसके बाद पंजाब के जलंधर में रेलवे और सड़क संपर्क को मजबूत करने वाली कई अहम परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विकास कार्य उत्तर भारत में बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक सुविधाओं और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। सरकार के अनुसार इस दौरे में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। गुजरात ATS ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए जैश-ए मोहम्मद से जुड़े 5 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई पहले से चल रही जांच का हिस्सा है और अब तक इस मामले में कई आरोपी को पकड़ा जा चुका है। जांच एजेंसियों का कहना है कि संदिग्धों के पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से संपर्क होने की आशंका है और उनसे पूछताछ के आधार पर पूरे मॉड्यूल की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों यह भी पता लगा रही हैं कि इनके निशाने पर कौन कौन
से संभावित लक्ष्य थे और क्या इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग भी सक्रिय हैं? मामले की जांच अभी जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ वीर सावरकर मानहानि मामले में पुणे की अदालत में सुनवाई के दौरान नया घटनाक्रम सामने आया है। अदालत में सावरकर के परिजन की गवाही दर्ज की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि सावरकर की रिहाई केवल दया याचिकाओं की वजह से नहीं, बल्कि उस समय के राजनीतिक प्रयासों और जन दबाव के कारण हुई थी। यह मामला राहुल गांधी के वर्ष 2027 में लंदन में दिए गए कथित बयान से जुड़ा है, जिसे लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा चल रहा है। अदालत में गवाहों के बयान और सबूतों की प्रक्रिया जारी है, जबकि अगली सुनवाई में मामले की आगे की कार्रवाई होगी। पंजाब के तरन तारण और आसपास के इलाकों में आसमान में दिखी रहस्यमयी तेज रोशनी से लोगों को हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें आसमान में चमकती हुई वस्तु कुछ सेकंड के लिए दिखाई देती। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह घटना उल्का यानी मिटियोर जैसी प्राकृतिक खगोलीय घटना हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार जब अंतरिक्ष से आने वाला छोटा पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण तेज रोशनी पैदा होती है। ऐसी घटनाएं पहले भी कई जगहों पर देखी गई हैं। प्रशासन और विशेषज्ञों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब शामली में गुंडागर्दी का माहौल था और हर बहन बेटी घर से बाहर निकलने में डरती थी। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बेहतर हुआ है। सीएम योगी ने विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में निवेश, रोजगार और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने जनता से कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने में सहयोग की अपील भी की है। अयोध्या के राम मंदिर दान घोटाला मामले में जांच तेज हो गई है। कथित तौर पर दान राशि में गड़बड़ी के आरोप के बाद पुलिस और एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। मामले में टिन्नू यादव समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियां आरोपियों से जुड़े बैंक खातों, सीसीटीवी फुटेज और आर्थिक लेन देन की जाँच कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 50 बैंक खातों की जाँच की जा रही है और कथित रूप से बरामद नकदी, गहने व अन्य संपत्तियों के भी पड़ताल जारी है। वहीं मंदिर ट्रस्ट ने दान गिनती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए सुरक्षा नियम लागू किए हैं। मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के बाद शुक्रवार की नमाज को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई, जिसके तहत परिसर के बाहर वैकल्पिक स्थान पर नमाज की अनुमति दी गई। वहीं हिंदू संगठनों ने अपनी धार्मिक गतिविधियों और यात्रा को लेकर कार्यक्रमों का ऐलान किया। प्रशासन ने संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में है और दोनों पक्षों की दलीलों पर सुनवाई जारी है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने कारोबारी और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े अशोक चाणक्य के घर और कार्यालय समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। एजेंसी कार्रवाई किस मामले में की गई है, इसे लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। जांच टीम ने दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है। ईडी की ऐसी कार्रवाई आमतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग या आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जाँच के तहत की जाती है। फिलहाल मामले में आगे की जानकारी और आधिकारिक बयान का इंतजार है। भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी का माहौल देखने को मिला है। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए, जहां आईटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में खरीदारी ने बाजार को मजबूती दी। निफ्टी 50 से 24,250 के स्तर को पार किया, जबकि सेंसेक्स ने भी 750 अंकों से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। निवेशकों की नजर अब कंपनियों के तिमाही नतीजों, वैश्विक बाजारों के रुख और कच्चे तेलों की कीमतों पर बनी हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत कई बड़ी कंपनियों के नतीजे बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। वहीं कमजोर प्रदर्शन के चलते कुछ आईटी शेयरों पर भी दबाव देखने को मिला। सोना और चांदी के बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वैश्विक बाजारों में कामजोरी और अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर बढ़ती चिंता के बीच सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना करीब $4,000 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी में भी गिरावट दर्ज की गई है। भारत में भी बुलियन मार्केट पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। 24 कैरेट सोने का भाव करीब 14,253 रुपए प्रति ग्राम है और चांदी करीब 230 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर बताई जा
जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक आगे सोने और चांदी की $4 वैश्विक तनाव और बया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंडीगढ़ दौरे को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए कई इलाकों में बैरिकेडिंग की गई और ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह तय मार्गों का इस्तेमाल करें और यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देखें। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। कई प्रमुख रास्तों पर निगरानी बढ़ाई गई है और सुरक्षा जाँच भी तेज कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक ये इंतजाम प्रधानमंत्री की सुरक्षा और कार्यक्रम को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए किए गए हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के नतीजे जारी हो चुके हैं और अब लाखों छात्रों की नजरें मेडिकल कॉलेजों के दाखिले की प्रक्रिया पर हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस बार 11.21 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है। अब सफल छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। काउंसलिंग के जरिए MBBS, BDS और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में सीटों का आवंटन किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपनी रैंक, पसंदीदा कॉलेज और उपलब्ध सीटों के आधार पर विकल्प भरने होंगे। देहरादून पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर खुद को IPS अधिकारी, सेना अधिकारी और RAW एजेंट बताकर लोगों से ठगी करने का आरोप है। आरोपी यशवर्धन रामास्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उसने फर्जी पहचान पत्र, वर्दी और अन्य सामान का इस्तेमाल कर लोगों को भरोसा जीता और सरकारी नौकरी व अन्य काम कराने के नाम पर पैसे लिए। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी की। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य लोगों व संभावित पीड़ितों की जानकारी जुटाई जा रही है। मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। उनके अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके बाद मामले की जांच राज्य के स्तरीय छानबीन समिति कर रही है। आरोप लगाया गया है कि उनका प्रमाण पत्र नियमों के अनुरूप नहीं है, जबकि प्रतिमा बागरी ने इन आरोपों को गलत बताया है। समिति ने उनसे पुराने दस्तावेज और प्रमाण पत्र से जुड़े रिकॉर्ड मांगे हैं। मामला अब जाँच की प्रक्रिया में है और समिति के फैसले पर सभी की नजरें टिकी है। यह विवाद रैंगांव विधानसभा सीट से भी जुड़ा है और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।